नमस्कार। अर्निंग्स की आवाज में आपका स्वागत है। यहाँ हम शेयर बाजार और बिजनेस की दुनिया से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ और उनका विश्लेषण एकदम सरल भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये कोशिश पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक्स लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, वो जो बेल आइकॉन होता है ना, घंटी वाला, उसे भी दबा दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई नई बातचीत अपलोड करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे ब्रांड की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम सुनते ही 80s और 90s की यादें एकदम ताज़ा हो जाती हैं। हाँ, कौन सा ब्रांड? ओनाइडा, वो टीवी ब्रांड। उस दौर में तो लगता था जैसे हर दूसरे घर में ओनाइडा ही है। बिल्कुल। और वो टैगलाइन, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, मतलब पड़ोसी की जलन, मालिक का गुरूर। क्या कमाल की लाइन थी। सही कहा, वो सिर्फ एक विज्ञापन की लाइन नहीं थी, वो एक एहसास बन गई थी। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि वही जो ब्रांड कभी टीवी मार्केट का बादशाह माना जाता था, वो आज कहाँ है? गायब सा हो गया है ना? हाँ, लगभग। तो कैसे वो इतनी ऊंचाई से नीचे आ गया? आज हम इसी कहानी के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत खोलेंगे इसे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1981 में। दो लोग थे, जीएल मीरचंदानी और विजय मनसुखानी। उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी कंपनी ने ओनिडा टीवी को जन्म दिया। अच्छा। अब सोचिए उस टाइम भारत में टीवी का मार्केट कैसा था। ज्यादातर टीवी तो बाहर से आते थे, इंपोर्टेड, और जाहिर है बहुत महंगे होते थे। आम आदमी के लिए तो सपना जैसा था। बिल्कुल सही। और यहीं पर ओनिडा ने एक मौका देखा। एक खाली जगह थी मार्केट में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत में ही टीवी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मेड इन इंडिया। हाँ बिल्कुल। इससे दो बड़े फायदे हुए। एक तो टीवी की कीमत थोड़ी नीचे आई, मतलब इम्पोर्टेड टीवी से तो काफी कम। और दूसरा, लोगों में एक भरोसा जगा कि ये अपना भारतीय ब्रांड है। हाँ, वो देसी वाला कनेक्शन। वही। उस दौर में मेड इन इंडिया का टैग और साथ में भरोसेमंद क्वालिटी, ये कॉम्बिनेशन चल गया। ओनिडा ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, एक विश्वसनीय नाम के तौर पर। और फिर आया 80 का दशक और ओनिडा घर घर में छा गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी मार्केटिंग, खासकर वो टीवी एड। ओहो, वो डेविल वाला, सींग वाला शैतान। हाँ, वो स्क्रीन पर आता था और कहता था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। वो एड इतना हिट हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि वो डेविल ही ओनिडा का चेहरा बन गया। कमाल का आइडिया था वो। मतलब उसने ओनिडा को सिर्फ एक टीवी नहीं रहने दिया, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। हाँ, एस्पिरेशनल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लोग ओनिडा खरीदना चाहते थे क्योंकि वो गर्व की बात थी, थोड़ी शरारत भी थी उसमें। ऐसा लगता था कि भाई अगर आपके पास ओनिडा है तो आप बाकियों से जरा हटके हैं, कुछ बेहतर है। उस डेविल ने ब्रांड को एक ऐसी पहचान दी जो उस टाइम किसी और टीवी ब्रांड के पास थी ही नहीं। और इस अनोखी पहचान का असर सीधे सेल्स पर दिखा होगा, है ना? अरे बिल्कुल। देखते ही देखते ओनिडा इंडिया के टॉप सेलिंग टीवी ब्रांड्स में शामिल हो गया। टॉप में? हाँ, 80s के आखिर तक तो वो टॉप 3 में आ चुके थे और 90s की शुरुआत में उनका मार्केट शेयर, मतलब पूरे टीवी बाजार में उनकी हिस्सेदारी करीब 20% तक पहुंच गई थी। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। और इसकी वजहें भी थीं। लोगों को ओनिडा के पिक्चर क्वालिटी पसंद थी और ये माना जाता था कि उनके टीवी मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, सालों साल चलते हैं। हाँ, वो ड्यूरेबिलिटी वाला फैक्टर। बिल्कुल। ग्राहकों को लगता था कि उनका पैसा वसूल हो रहा है। और ओनिडा सिर्फ टीवी तक ही नहीं रुका शायद। नहीं, जब टीवी में इतनी सक्सेस मिली तो उन्होंने सोचा कि चलो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हाथ आजमाते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एसी, इन सब घरेलू सामानों के मार्केट में भी एंट्री ली। अच्छा, डाइवर्सिफाई किया। हाँ, और उनकी पहुंच सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं थी। छोटे शहरों, यहाँ तक कि गांव में भी ओनिडा एक जाना पहचाना नाम बन गया था। ऐसा लग रहा था कि भाई ओनिडा का रथ तो बस चलता ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बिजनेस की दुनिया में कहते हैं ना, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, बदलाव तो आता ही है। बिल्कुल। और 90s के आखिर में और 2000 के दशक की शुरुआत में कहानी बदलने लगी, माहौल बदलने लगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी 1991 में हुए आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन। हाँ, उदारीकरण, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को खोला। सही। आसान भाषा में कहें तो बाहर की कंपनियों के लिए इंडिया में आकर बिजनेस करना आसान हो गया, दरवाजे खोल दिए गए। और उन दरवाजों से कौन आया? बड़े बड़े नाम, सोनी, सैमसंग, एलजी। हाँ, ये ग्लोबल जायंट्स आ गए। और ये सिर्फ अपना पैसा लेकर नहीं आए,
ये अपने साथ लाए नई टेक्नोलॉजी, एकदम नई डिजाइन्स और मार्केटिंग का एक बिल्कुल अलग आक्रामक अंदाज। अच्छा। तो अचानक से हुआ ये कि भारतीय कस्टमर्स के सामने ऑप्शंस की बाढ़ आ गई। पहले गिने चुने ब्रांड्स थे, अब बहुत सारे हो गए। और यहीं से ओनिडा के लिए मुश्किलें शुरू हुई। हाँ, यहीं से ये जो नई विदेशी कंपनियां आईं, ये फ्लैट स्क्रीन टीवी लाईं, फिर जल्दी एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और प्लाज्मा टीवी जैसी नई टेक्नोलॉजी ले आईं। जो पतले होते थे, दिखने में अच्छे। बिल्कुल, पिक्चर क्वालिटी भी कई मामलों में बेहतर थी और साथ ही इन कंपनियों ने प्राइसिंग को लेकर भी बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब हर बजट के लिए मॉडल उतारे। ओनिडा के सामने अब एक बहुत तगड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। और इस बदलती हुई चुनौती के सामने ऐसा लगता है कि ओनिडा कुछ गलतियां कर बैठा। हाँ, कुछ अहम मोर्चों पर वो चूक गए। शायद सबसे बड़ी गलती थी R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश करना। नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। उतना नहीं जितना देना चाहिए था। देखिए, पूरी दुनिया और भारत का मार्केट भी तेजी से बदल रहा था। लोग पुराने डब्बे वाले CRT टीवी से हटकर पतले, फ्लैट स्क्रीन, LCD और फिर LED स्क्रीन्स की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो ट्रेंड साफ दिख रहा था। बिल्कुल, लेकिन ओनिडा काफी समय तक अपने पुराने CRT मॉडल्स पर ही अटका रहा। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में देर कर दी। ये तो बड़ी चूक थी। हाँ, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी। उन्होंने या तो मार्केट के बदलते ट्रेंड को समझा नहीं या शायद समझने में बहुत देर कर दी। जब तक उन्होंने LCD और LED टीवी पर सीरियसली फोकस करना शुरू किया, तब तक क्या हुआ, सैमसंग और LG जैसे प्लेयर्स मार्केट में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुके थे। टेक्नोलॉजी के मामले में वो पिछड़ गए। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, एक और बड़ी गलती हुई शायद ब्रांडिंग के लेवल पर। हाँ, वो भी। उन्होंने अपना वो सबसे सफल, सबसे यादगार डेविल वाला एड कैंपेन बंद कर दिया। अरे क्यों? वो तो इतना हिट था। पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि अब ब्रांड बड़ा हो गया है तो ये डेविल वाली इमेज ठीक नहीं, या शायद वो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। वजह जो भी हो, ये फैसला बहुत गलत साबित हुआ। उसका असर पड़ा बहुत ज्यादा। डेविल के जाने के बाद उन्होंने जो नए एड बनाए, वो लोगों से वो कनेक्शन नहीं बना पाए, वो बात नहीं आई। धीरे धीरे ओनिडा की वो खास पहचान, वो नेबर्स एनवी वाली फीलिंग, वो धुंधली पड़ने लगी। ब्रांड रिकॉल कम होने लगा। मतलब जो यूनिकनेस थी वो चली गई। बिल्कुल, वो डेविल सिर्फ एक एड कैरेक्टर नहीं था, वो ओनिडा की एक तरह से आत्मा बन गया था। उसे हटाने से ब्रांड की पहचान को गहरा धक्का लगा। लेकिन क्या सिर्फ बाहर की प्रतिस्पर्धा और ये स्ट्रैटेजिक गलतियां ही वजह थी, या कंपनी के अंदर भी कुछ चल रहा था? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के जो दोनों फाउंडर्स थे, GL मीरचंदानी और विजय मनसुखानी, उनके बीच सीरियस मतभेद शुरू हो गए थे। अच्छा, आपस में ही? हाँ, और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। मुकदमेबाजी होने लगी। ओहो, तो अंदरूनी झगड़े भी चल रहे थे। इसका असर तो कंपनी के काम पर पड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, जब टॉप मैनेजमेंट ही आपस में लड़ रहा हो, तो वो मिलकर कंपनी के भविष्य के लिए सही फैसले कैसे लेंगे? भारी दुश्मनों यानी कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए पहले घर का मजबूत होना जरूरी है ना? सही बात है। तो इस अंदरूनी कलह ने, इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने यकीनन कंपनी के डिसीजन मेकिंग को स्लो किया होगा, ग्रोथ को धीमा किया होगा। सोचिए, एक तरफ बाहर से सैमसंग, LG जैसे दिग्गज हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी अंदर से कमजोर हो रही है। डबल मार पड़ रही थी। बिल्कुल। और एक और एरिया था जहां ओनिडा पीछे रह गया, वो था डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस। यानी माल दुकानों तक पहुंचाना और आफ्टर सेल सर्विस। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। LG और सैमसंग जैसी कंपनियों ने इंडिया आते ही सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत मजबूत बनाया, ताकि उनके टीवी देश के कोने कोने में आसानी से मिले। हाँ, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया आफ्टर सेल सर्विस पर। मतलब टीवी खरीदने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे ठीक करवाने की सुविधा। उन्होंने जगह जगह सर्विस सेंटर खोले, कस्टमर कंप्लेंट्स को जल्दी सॉल्व करने का सिस्टम बनाया। और ओनिडा इस मामले में पीछे रह गया? तुलनात्मक रूप से हाँ। उनका सर्विस नेटवर्क उतना फैला हुआ और उतना एफिशिएंट नहीं था जितना इन नई कंपनियों का था। कस्टमर्स को शिकायतें आने लगी कि भाई ओनिडा टीवी खराब हो जाए तो ठीक करवाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और जब लोगों को LG या सैमसंग से बेहतर सर्विस मिली तो अगली बार टीवी खरीदते समय उन्होंने ओनिडा के बजाय उन ब्रांड्स को चुना। खराब सर्विस की शिकायतों ने ब्रांड की इमेज को और डैमेज किया।
तो मतलब टेक्नोलॉजी में पीछे छूटना, ब्रांडिंग का कमजोर होना, अंदरूनी झगड़े और फिर ये सर्विस में कमी, ये सब एक साथ हो रहा था। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ओनिडा को नीचे खींच रहे थे। और फिर 2010 का दशक आते आते ये गिरावट और तेज हो गई। कितनी गिर गई हिस्सेदारी? वो जो 20% थी कभी, वो 2000 के दशक के अंत तक ही गिरकर मुश्किल से 2-3% या शायद उससे भी कम रह गई थी। सिर्फ 2-3%? हाँ, वो शिखर से एक बहुत बड़ी गिरावट थी और तब तक मार्केट भी पूरी तरह बदल चुका था और बढ़ चुका था। बढ़ चुका था मतलब ये कि मार्केट अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया था। एक तरफ था प्रीमियम सेगमेंट, महंगे बड़े साइज वाले लेटेस्ट फीचर वाले टीवी। इस पर कब्जा कर लिया एलजी, सैमसंग, सोनी जैसी कंपनियों ने। ये वो कस्टमर थे जो क्वालिटी और ब्रांड नेम के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार थे। ओके, और दूसरी तरफ था बजट सेगमेंट, यानी सस्ते बेसिक फीचर्स वाले टीवी का मार्केट। इस सेगमेंट में पहले वीडियोकॉन, माइक्रोमैक्स जैसे कुछ इंडियन ब्रांड्स ने कोशिश की, और फिर आए चीनी ब्रांड्स। हाँ, जैसे शाओमी, TCL, OnePlus। इन्होंने आकर इस बजट सेगमेंट पर धावा बोल दिया। वो कम कीमत में बहुत अच्छे फीचर्स देने लगे। अब सवाल ये था कि ओनिडा कहाँ फिट होता है। मुश्किल सवाल। वो ना तो प्रीमियम सेगमेंट में मुकाबला कर पा रहा था और ना ही बजट सेगमेंट में। वो कहीं बीच में फंस कर रह गया, न इधर का न उधर का। और इस गिरती हुई मार्केट शेयर का सीधा असर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। जब बिक्री गिरेगी तो रेवेन्यू कम होगा। कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। शेयर मार्केट में भी उनकी पेरेंट कंपनी मिर्को इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर लगातार गिरता रहा। इन्वेस्टर्स का भरोसा भी खत्म हो गया। पैसा ही नहीं बचेगा तो कंपनी चले भी कैसे? वही बात है। किसी भी कंपनी के लिए लंबे समय तक टिके रहने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और ओनिडा इस मोर्चे पर भी बुरी तरह कमजोर पड़ गई। और इसी दौरान कस्टमर्स की पसंद भी तो बदल रही थी तेजी से। अब सिर्फ पिक्चर क्वालिटी या टीवी कितना चलेगा यही काफी नहीं था। सही कहा। ये वो टाइम था जब स्मार्ट टीवी का दौर शुरू हुआ। लोग अब ऐसा टीवी चाहते थे जो सिर्फ केबल के चैनल न दिखाएं। वो चाहते थे कि टीवी इंटरनेट से जुड़े, उसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसी एप्स चलें। हाँ, एंड्रॉयड टीवी या वेब ओएस वाली टीवी। बिल्कुल। टीवी अब सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं रह गया था, वो एक पूरा एंटरटेनमेंट हब बन रहा था। और ओनिडा इस बदलाव को पकड़ने में भी पीछे रह गया। हाँ, उन्होंने स्मार्ट टीवी के सेगमेंट में एंट्री लेने में काफी देर कर दी, और जब तक वो अपने स्मार्ट टीवी लेकर आए तब तक मार्केट में कई मंझे हुए खिलाड़ी अपनी जगह बना चुके थे। वो कस्टमर्स को वो स्मार्ट फीचर्स और वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाए जो दूसरी कंपनियां दे रही थी। तो मतलब समय के साथ नहीं बदले। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। आपको लगातार समझना होता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतें कैसे बदल रही हैं, और फिर तेजी से उन ज़रूरतों को पूरा करना होता है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। यही हुआ ओनिडा के साथ। तो नतीजा ये है कि ब्रांडिंग लगभग खत्म सी हो गई। नई पीढ़ी के लोग तो शायद ओनिडा का नाम टीवी से ज्यादा एसी या माइक्रोवेव से जोड़ते होंगे, या हो सकता है जानते भी ना हो। बिल्कुल। और फिर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2015 के बाद एक और बड़ी लहर आई जिसने पुराने प्लेयर्स के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। वो क्या थी? वो थी चीनी ब्रांड्स की लहर। शाओमी, TCL, OnePlus, इन ब्रांड्स ने इंडियन टीवी मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एंट्री मारी। इनका क्या अलग था? ये क्यों इतने सक्सेसफुल हुए? उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट टीवी, बड़े-बड़े स्क्रीन साइज, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। एकदम अनबीटेबल प्राइसिंग। अच्छा, सस्ता और अच्छा। हाँ, वही कॉम्बिनेशन। उन्होंने ऑनलाइन सेल्स पर बहुत फोकस किया, जिससे उनके खर्चे कम हुए और वो कीमतें कम रख पाए। इस सस्ता प्लस टेक्नोलॉजी वाले कॉम्बिनेशन ने मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया। और ओनिडा जैसी कंपनियां? उनके लिए इस नई कंपटीशन का सामना करना लगभग नामुमकिन हो गया। वो न तो उतने सस्ते थे और न ही टेक्नोलॉजी में उतने आगे। वो मुकाबला ही नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि कैसे नए खिलाड़ी सही स्ट्रैटेजी के साथ सालों से जमे हुए ब्रांड्स को भी मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें और ओनिडा की इस पूरी कहानी से सीखने वाले जो मुख्य गलतियां हैं उनको समेटें, तो क्या बातें सामने आती हैं? क्या क्या गलत हुआ? मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स बिल्कुल साफ हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, इनोवेशन में पिछड़ जाना। टेक्नोलॉजी बदल रही थी, CRT से LCD, LED, फिर स्मार्ट टीवी, लेकिन ओनिडा ने R&D पर फोकस नहीं किया। नए प्रोडक्ट्स लाने में देर कर दी। हाँ, टेक्नोलॉजी मिस कर दी। दूसरा, अपनी मजबूत ब्रांड पहचान खो देना।
वो जो डेविल वाली ब्रांडिंग थी, जिसने उन्हें घर घर पहुंचाया, उसे छोड़ देना एक बहुत बड़ी भूल थी। उनकी यूनिकनेस खत्म हो गई। सही। तीसरा, कंपनी के अंदरूनी झगड़े। फाउंडर्स के बीच के विवादों ने बाहरी चुनौतियों से लड़ने की कंपनी की ताकत को कमजोर किया। हाँ, घर की लड़ाई। चौथा, कमजोर सर्विस नेटवर्क। कॉम्पिटिटर्स ने आफ्टर सेल सर्विस को हथियार बनाया, ओनिडा यहां पीछे रह गई, कस्टमर दूर होते गए। और पांचवा, बदलते वक्त के साथ ढलने में धीमापन। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, कस्टमर की बदलती पसंद हो या फिर ई-कॉमर्स जैसे नए सेल्स चैनल, ओनिडा बदलावों को अपनाने में बहुत स्लो रहे। ये तो वाकई किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़े सबक हैं। तो आज क्या स्थिति है ओनिडा की? क्या ये ब्रांड पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, ब्रांड पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है। मिराक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अभी भी है और ओनिडा नाम से प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। अच्छा, अभी भी है मार्केट में? हाँ, वो आज भी टीवी बनाते हैं, साथ में एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और कुछ दूसरे किचन अप्लायंसेस भी बनाते हैं। लेकिन अब वो मार्केट में एक बहुत छोटे, मतलब एक मामूली से प्लेयर हैं। उनकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। तो मतलब वो कंपनी जो कभी इंडिया के टॉप 3 टीवी ब्रांड्स में थी, हाँ, वो आज कहीं गुमनामी में खो गई है। जो कभी एक एस्पिरेशनल ब्रांड था, वो आज एक भूला हुआ सा ब्रांड बन गया है। वाकई एक शानदार शुरुआत से लेकर इस अंजाम तक का सफर। ओनिडा की कहानी इंडियन बिजनेस हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये दिखाती है कि कैसे 80s और 90s में मार्केटिंग और क्वालिटी के दम पर टॉप पर पहुंचने वाला ब्रांड भी अगर बदलते समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी को अपडेट ना करे तो अर्श से फर्श पर आ सकता है। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल। सफलता कभी परमानेंट नहीं होती। उसे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत, समझदारी और बदलते माहौल को समझने की जरूरत होती है। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें कई चीज़ों पर सोचने को मजबूर करती है। शायद इस बात पर कि ब्रांड लॉयल्टी, मतलब ग्राहकों की वफादारी, कितनी नाजुक चीज़ हो सकती है, खासकर आज के दौर में जब इतने सारे ऑप्शंस हैं और मार्केट इतनी तेज़ी से बदल रहा है। सही बात है। या शायद इस बात पर कि बड़ी और पुरानी स्थापित कंपनियों के लिए भी लगातार इनोवेट करना, बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते रहना, अडेप्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने पुराने नाम या इतिहास के सहारे टिके नहीं रह सकते। ये सचमुच एक सोचने वाली बात है। हाँ, और श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। ओनिडा की कहानी ये तो साफ दिखाती है कि किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो पास्ट में कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना रहा हो, आज के बदलते मार्केट और टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कितना ज़रूरी है। तो क्या आज के दौर में हमें अपने आसपास कोई और जाना माना स्थापित ब्रांड नजर आता है जो शायद इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो बदलाव की जरूरत को नजरअंदाज कर रहा है? ये सोचने वाली बात है कि कहीं कोई और कहानी अनजाने में ओनिडा की राह पर तो नहीं बढ़ रही।